स्टूडेंट्स, अब हम अपनी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। राइट बेटा, इस यूनिट में काफ़ी चीज़ें आप 10th क्लास में पढ़ के आते हैं इस यूनिट से रिलेटेड। और मोर लेस देखिए, जो ये पीरियोडिक टेबल है ये तो हम बहुत, जब से हम केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं मेरे हिसाब से हम पीरियोडिक टेबल पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो आज हमारे सामने जो इतनी सुंदर सी पीरियोडिक टेबल है जिसमें सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड है, इसको बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी थी। राइट, और इसमें बहुत अच्छा सा काम किया था मैंडलीव ने। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंडलीव ने ही सारा काम किया था, उनके अलावा बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा काम किया था। तो बहुत सारे लोगों के कंट्रीब्यूशन से जाके आज हमारे पास है ये वाला पीरियोडिक टेबल बेटा। सो आज अपना टॉपिक जो है इस वीडियो में वो यही है कि पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट कैसे हुआ। राइट, जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, कि कैसे इसका कहाँ से स्टार्ट हुआ, किस किस ने कंट्रीब्यूशन दिया, कौन कौन से साल में कंट्रीब्यूशन दिया, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट यूनिट इज, इट्स दिस पेज नंबर 1, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये अपनी नेक्स्ट यूनिट है, ठीक है बेटा। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं कैसे डेवलप हुई पीरियोडिक टेबल। तो अपना फर्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ। राइट बेटा, इसके अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। मैं ईयर के साथ बताती चाहती हूँ, 1817 में डॉबर राइनर ने बहुत काम किया, ठीक है, जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद 1862 में देखिए, 1862 में फ्रेंच जियोलॉजिस्ट आए थे, चैन कैटॉइस, ठीक है, फ्रेंच जियोलॉजिस्ट। फिर उसके बाद 1865 में न्यूलैंड आए, जिसमें हम पढ़ते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। 1868 में 1868 में लोथर मेयर ने बहुत काम किया, और 1868 में ही देखो मैंडलीव ने काम किया। पर प्रॉब्लम क्या हुई, लोथर मेयर ने भी बहुत अच्छा सा कंट्रीब्यूशन दिया था, लेकिन लोथर मेयर ने जो काम बताया था उसको पब्लिश होने से पहले मैंडलीव का काम पब्लिश हो गया था। एंड अनडाउटली जितना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन मैंडलीव ने किया था, उतना दिमित्री मैंडलीव ने जितना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन किया था उतना कोई नहीं कर पाया था। तो ये इसका डेवलपमेंट है। इसके बाद मैंडलीव के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पर कॉन्ट्रीब्यूट किया, मोजले वगैरह ने किया है। तो जो अपना लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है वो मोजले की मानी बदौलत है आज अपने पास, जो बिल्कुल फाइनल फॉर्म है ये वाला फॉर्म। इसको इसमें सबसे ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन माना जाता है मोजले का। लेकिन फिर भी ये वाला जो फॉर्मेट है ना, ऐसा अरेंजमेंट, ये देने का क्रेडिट जाता है मैंडलीव को। इसलिए मैंडलीव, जब भी पीरियोडिक टेबल की बात आती है, शायद आप बहुत टाइम से बचपन से सुनते आते हैं मैंडलीव का नाम। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट साइंटिस्ट से, दैट इज़ डॉबर राइनर। डॉबर राइनर ने कैसे ये काम किया। राइट, तो डॉबर राइनर्स ट्रायड, मतलब यहाँ पे इनका जो कंट्रीब्यूशन हुआ कौन सी ईयर में किया इन्होंने बेटा, 1817 में। इन्होंने क्या कहा था कि कुछ एलिमेंट्स को हम तीन तीन के ग्रुप में रख सकते हैं, और उनकी जो उनको किस तरीके से रखें, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है। उनकी जो प्रॉपर्टीज़ क्या है वो सिमिलर है। तो अगर तीन एलिमेंट्स का ग्रुप लेते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, तो उस केस में क्या होगा, जो बीच वाले एलिमेंट का मास होगा दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली द मीन और द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग टू एलिमेंट्स। तो ये आ जाता है बेटा आपका डॉब राइनर ट्रायड। ठीक है, राइनर ने कहा कि एलिमेंट्स को हम तीन तीन के सेट में अरेंज कर सकते हैं, जिनको क्या बोला जाएगा, डॉब राइनर ट्रायड बोला जाएगा। सो अ सेट ऑफ 3 elements having similar chemical and physical properties if placed in the increasing order of their atomic mass, right, such that
the atomic mass of, or the average of the atomic mass of the first and third element is close to the atomic mass of second element. A, B, C अगर 3 एलिमेंट्स हैं सच दैट द एटॉमिक मास इज इंक्रीजिंग, इनका एटॉमिक मास का ऑर्डर देखो क्या है, ए का सबसे कम, उसके बाद बी का, उसके बाद सी का. इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, दे हैव सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़. इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी बेटा, सिमिलर होंगी. केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी सिमिलर होंगी. ये इनके एटॉमिक मास का सीक्वेंस है. तो इन्होंने कहा कि जो एटॉमिक मास बी का होगा, एटॉमिक मास ऑफ बी इज इक्वल्स टू, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स है, एटॉमिक मास ऑफ ए पहले और तीसरे का सम प्लस एटॉमिक मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय 2. इनके एवरेज के ऑलमोस्ट क्या आएगा, इक्वल आएगा. और इसको क्या बोला जाएगा, इस सेट को क्या बोला जाएगा, दिस इज कॉल्ड डॉबराइनर ट्रायड. इसको क्या बोला जाएगा बेटा, डॉबराइनर ट्रायड. क्लियर है. सो फॉर एग्जाम्पल यू टेक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. इनके एटॉमिक मासेस देखते हैं. लिथियम इज 7 सॉरी, लिथियम इज 7, सोडियम इज 23 एंड पोटेशियम इज 39. ये बस देखते हैं. फर्स्ट एलिमेंट इसमें लिथियम है, थर्ड इसमें पोटेशियम है और बीच वाला इसमें सोडियम है. सो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23 है. कितना है इस हिसाब से, 23. और इसके हिसाब से कितना आता है, दिस कम्स आउट टू बी 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2 कम्स आउट टू बी 46 बाई 2 मीन्स 23. सेम आ रहा है बेटा. कैन बी क्लोज, माने ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सेम आए, कई बार ऐसा होगा कि ये सिमिलर होगा इसके. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसको डॉबराइनर ट्रायड बोला जाएगा. एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5, ब्रोमीन का अप्रॉक्सीमेटली 80 है, आयोडीन का अप्रॉक्सीमेटली 127 है. अगर आप इन दोनों का एवरेज निकालेंगे दैट कम्स आउट टू बी क्लोज टू 80 के आसपास आएगा बेटा वो भी. ठीक है. तो ये क्या हो गया है आपका, डॉबराइनर ट्रायड हो गया है. सेम वे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम. कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम. बेरियम का एटॉमिक मास है आपका 137.3, 137 ले लेते हैं राउंड ऑफ करके. स्ट्रॉन्शियम का एटॉमिक मास है 88 ले लेते हैं इनफैक्ट, एंड दिस इज़ 40. तो देखो इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो 88 के आसपास आएगा. सो दीज टू आर ऑल्सो डॉबराइनर ट्रायड. ठीक है. नेक्स्ट आता है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन. इसके बाद एक आए थे साइंटिस्ट, मतलब जियोलॉजिस्ट थे. देखो जैसे ये तो केमिस्ट थे डॉबराइनर, एक फ्रेंच जियोलॉजिस्ट आए थे इन द ईयर 1862 के आसपास था उनका. 1862 में चेन कैटॉइस आए थे. उन्होंने भी थोड़ा सा 1862 में इन्होंने एक तरीके से ना हेलिकल शेप में इन्होंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया था, अरेंज करके हेलिकल शेप में एलिमेंट्स को अरेंज किया था. किस तरीके से, जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर आ रही थी उनको एक साथ. बहुत ज़्यादा इनका सक्सेसफुल ऑल दो नहीं रहा. उसके बाद आए थे बेटा न्यूलैंड. उसके बाद कौन आए थे, न्यूलैंड आए थे. और न्यूलैंड ने अपना काम किया 1865 टू 1866 में इन्होंने अपना काम किया है. 1865 टू 1866 में इन्होंने अपना काम किया. इन्होंने किस बेसिस पे बोला, इन्होंने कहा कि एलिमेंट्स को अगर हम एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट एलिमेंट के जैसी होंगी. सिंपल सा फंडा था इनका, ध्यान से सुनना. अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ किसके जैसी होंगी, फर्स्ट एलिमेंट की जैसी होंगी. तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या है, ऑक्टेव मीन्स 8 if elements are arranged in the increasing order of their atomic masses, then the properties of
every eighth element is similar to first element. एथ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? सिमिलर होंगी। किसके साथ? किसके जैसी होंगी? फर्स्ट एलिमेंट के जैसी होंगी। ठीक है, तो इन्होंने इसको म्यूज़िकल नोट्स की तरह रखा। अगर हम देखें म्यूज़िकल नोट्स, सारे गामा पा सबने सुना है, सा रे गा मा पा धा नी, और नी के बाद वापस से क्या आ जाता है बेटा? सा। ठीक है, अगर हम इंग्लिश म्यूज़िक की बात करें तो यही म्यूज़िकल नोट्स क्या बन जाती हैं? डो रे मी फ़ा। ये तो हो गया हिंदी क्लासिकल। डो रे मी फ़ा सो ला टी। राइट बेटा, ये हो जाता है इंग्लिश म्यूज़िक के हिसाब से इनके म्यूज़िकल नोट्स, क्योंकि उस टाइम उनको सारे गामा पा तो नहीं आता होगा, बट आई एम श्योर ये तो आता ही होगा। तो इस हिसाब से इनका क्या बन गया है? म्यूज़िकल नोट्स के हिसाब से। जैसे इन्होंने सबसे पहले रखा बेटा हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन के बाद क्या आता है? हीलियम। हीलियम के बाद क्या आता है? लिथियम। लेकिन हाइड्रोजन को तो एक्सक्लूड कर दिया था, नोबल गैसेस थे उस टाइम, मिले भी नहीं थे बहुत सारे। तो हाइड्रोजन, लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, ये आ गए एलिमेंट्स। उसके बाद ऑक्सीजन के बाद क्या आ गया? फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद देखिए क्या आता है? नियॉन। नियॉन के बाद वही वापस से सोडियम। सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फिर फास्फोरस और सल्फ़र। सल्फ़र के बाद फिर से क्या आ जाता है बेटा? क्लोरीन। क्लोरीन के बाद आर्गन। आर्गन तो नहीं इंक्लूड किया था। आर्गन के बाद क्या आता है? पोटेशियम एंड देन कैल्शियम। तो सबसे मज़ेदार बात थी, इसके बाद भी इन्होंने रखा बट वो वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं था, बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं था। तो कहाँ तक एप्लीकेबल रहा ये? इट वॉज एप्लीकेबल अप टू एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक मास। उस टाइम एटॉमिक नंबर का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं, मतलब था तो सही बट उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। इट इज़ एप्लीकेबल ओनली अप टू एटॉमिक मास 40 तक ये एप्लीकेबल है। और 40 तक इनका बहुत सही रहा। देखो हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, समहाउ दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये आज भी एक ही ग्रुप में, उस टाइम भी। तो बहुत सक्सेसफुल इन्होंने डेटा दिया था बेटा, बहुत अच्छा इनका डेटा रहा और इस पर काफ़ी सक्सेस इनको मिली थी। तो फिर इसके बाद आता है, तो इनकी लिमिटेशंस क्या रही? दिस इज एप्लीकेबल ओनली अप टू 40। लिमिटेशंस क्या रही इसकी? फर्स्ट लिमिटेशन, एप्लीकेबल ओनली अप टू एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक मास 40। उन्हीं एलिमेंट्स तक एप्लीकेबल है जिनका एटॉमिक मास क्या है बेटा? 40। ठीक है, और इनको लगा कि 56 के बाद कोई भी एलिमेंट नहीं। उस टाइम पे 56 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे, तो इनको लगा 56 एलिमेंट्स है, तो उन्होंने 56 पे काम किया और वो 56 में भी सक्सेसफुल नहीं था, 40 तक ही सक्सेसफुल था। ठीक है, उसके बाद नोबल गैसेस के लिए कोई स्पेस नहीं था, तो कैसे इनको अरेंज करते? सो सेकेंड हुआ नो स्पेस फॉर लेफ्ट फॉर नोबल गैसेस। हीलियम, नियॉन, आर्गन, इन सब के लिए कोई स्पेस नहीं था। उसके बाद आए लॉथर मेयर। लॉथर मेयर और मैंडलीव ने, मैं फिर बताऊंगी, एक साथ सा ही काम किया था, लेकिन क्रेडिट ज़्यादा किसको मिला है बेटा? मैंडलीव को मिला है। फिर आया लॉथर मेयर इन द ईयर 1868, और मैंडलीव ने भी इसी साल में काम किया था। लॉथर मेयर ने बहुत इंटरेस्टिंग काम किया। उन्होंने क्या कहा, क्या किया? सबसे पहले देखो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मेजर की एलिमेंट्स की, और उसको प्लॉट किया किसके रिस्पेक्ट में? एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में। So what he has done, he has plotted the physical properties of different elements with respect to their atomic masses. और इनको कुछ ट्रेंड्स मिली कि जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स थे वो सिमिलर पोजीशंस ऑक्यूपाई कर रहे थे ग्राफ में। जैसे इन्होंने क्या ग्राफ ड्रॉ किया, उससे हमें आइडिया लग जाएगा। इन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेजर की, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एटॉमिक वॉल्यूम्स और ये सब। ठीक है, एटॉमिक वॉल्यूम्स कैसे निकाले होंगे? सॉलिड स्टेट में उनका मास देखा, मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी होती है, मानी मास पर यूनिट डेंसिटी से उन्होंने वॉल्यूम निकाला। सो इस साइड इन्होंने लिया एटॉमिक वॉल्यूम और इधर ले लिया एटॉमिक मास। ठीक है बेटा,
इनको जो ग्राफ मिले वो इस तरीके से मिले। यहाँ से स्टार्ट हुआ लिथियम, लिथियम के बाद बेरियम, बेरिलियम, बेरिलियम के बाद आपका बोरोन, कार्बन, फिर उसके बाद ये चला गया नाइट्रोजन तक, फिर थोड़ा डिप, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड देन नियॉन, और उसके बाद ये सोडियम। सोडियम के बाद ये वापस से आता है नीचे। नीचे आते टाइम इसके पास एलिमेंट आएगा मैग्नीशियम, यहाँ पे कहीं इसके पास आ गया मैग्नीशियम, फिर ये है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद फिर सिलिकन, सिलिकन के बाद फिर है फास्फोरस, देन आपका सल्फ़र, देन क्लोरीन, देन आर्गन, और आर्गन के बाद है बेटा पोटेशियम। पोटेशियम से फिर नीचे आया, नीचे आते आते इनको एक एलिमेंट मिला कैल्शियम, कैल्शियम के बाद फिर ये नीचे आए एंड दिस कीप ऑन गोइंग लाइक दिस, इस तरीके से ये चलते रहेंगे। ठीक है, तो देखो ऐसे ये ग्राफ चलते रहे। तो यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग था, इंटरेस्टिंग ये था, देखो ये वाली पोजीशन है लिथियम, लिथियम के बाद क्या आया बेटा, लिथियम के बाद है बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद नियॉन, नियॉन के बाद है सोडियम। ये सोडियम के लिए, ये पोटेशियम के लिए, ये रुबेरियम के लिए। अब देखो सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम के लिए, ये कैल्शियम और ये बेरिलियम। अच्छा, राइजिंग टाइम पे देखो, जब असेंडिंग है, असेंडिंग के टाइम पे दिस इज़ फ्लोरीन, दिस इज़ पोटेशियम से पहले आपका आ गया है आर्गन, आर्गन से पहले आ जाता है क्लोरीन। सो ये पॉइंट हो गया क्लोरीन के लिए और ये हो गया आर्गन के लिए। इसी तरीके से रुबीडियम के बाद यहाँ पे आ जाता है कहीं स्ट्रॉन्शियम, ठीक है, और असेंडिंग में वापस से आ जाता है यहाँ पे कहीं आएगा ब्रोमीन। इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे क्या लगी, ये लगी इंटरेस्टिंग चीज़, अगर एटॉमिक वॉल्यूम को प्लॉट किया है एटॉमिक मास के साथ, तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये मिली। देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम सबके टॉप पोजीशन है। जो हाईएस्ट पीक पोजीशन है वो किसकी है, इन एलिमेंट्स की, एंड दे ऑल हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़। उसके बाद आप सेकंड जाओ, देखो बेरिलियम, फिर बेरिलियम के बाद क्या है बेटा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद देखो कैल्शियम, कैल्शियम के बाद देखो स्ट्रॉन्शियम। ये इनकी देखो असेंडिंग, मतलब सॉरी डिसेंडिंग में इनकी पोजीशन है। असेंडिंग में देखते हैं नियॉन, नियॉन के बाद देखो सॉरी नॉट नियॉन, फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद देखो क्लोरीन, सारे देखो चढ़ते हुए ग्राफ में है, ब्रोमीन। तो यहाँ से इनको क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि जो एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले हैं उनकी पीक पोजीशंस या उनकी पोजीशंस ग्राफ में सेम है। इसका मतलब हुआ जो प्रॉपर्टीज़ है दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। यहाँ से आइडिया लग गया था। तो व्हाट ही हैज़ डन, ही हैज़ प्लॉटेड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वर्सेस एटॉमिक मासेस, इनको प्लॉट किया एक साथ। इनको प्लॉट करने के बाद इनको क्या पता चला, यहाँ से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं, दैट कैन बी मेल्टिंग पॉइंट, दैट कैन बी बॉइलिंग पॉइंट, और दैट कैन बी एटॉमिक वॉल्यूम। और एटॉमिक वॉल्यूम कैसे निकाला था बेटा, इनका मास लिया था सॉलिड स्टेट में डिवाइडेड बाय डेंसिटी, यहाँ से निकाल लिया था एटॉमिक वॉल्यूम। यहाँ से क्या पता चला इनको, जो मेन पॉइंट्स थे इनके ग्राफ के, ये चीज़ तो क्लियर हो गई। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को प्लॉट किया एटॉमिक मास के साथ, ग्राफ में इन्होंने देखा कि जो एलिमेंट्स विद सिमिलर पोजीशन ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशंस इन द ग्राफ। सो ही हैज़ ऑब्जर्व्ड एलिमेंट्स with similar properties has occupied same positions or similar positions in the graph। ग्राफ के अंदर उनको क्या मिला है, सिमिलर पोजीशंस मिले हैं। पहला फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, जिसको आज हम फर्स्ट ग्रुप बोलते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एट्सेट्रा, ऑक्यूपाइज पीक पोजीशंस। ये क्या ऑक्यूपाई करते हैं बेटा, पीक पोजीशंस ऑक्यूपाई करते हैं। सेकेंड ग्रुप एलिमेंट, जिनको आज हम सेकेंड ग्रुप बोलते हैं, ऑक्यूपाई सेकेंड ग्रुप में क्या क्या आ गया, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एट्सेट्रा, ऑक्यूपाइज डिसेंडिंग पोजीशंस।
इनकी पोजीशंस क्या है बेटा, डिसेंडिंग, नीचे गिरते हुए हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट इनके ग्राफ का क्या था, हेलोजन्स, जो हेलोजन्स है दे ऑक्यूपाई असेंडिंग पोजीशंस। तो उन्होंने क्या ऑक्यूपाई किया, असेंडिंग। देखो सारे पीक पोजीशंस फर्स्ट ग्रुप है एल्कली मेटल्स, डिसेंडिंग पोजीशंस एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और ये असेंडिंग पोजीशंस दे आर ऑक्यूपाइड बाय हेलोजन्स। तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स बोलने की बजाय हमें रादर देन, क्योंकि उस टाइम पे तो फर्स्ट सेकंड कुछ था नहीं, सो एल्कली मेटल्स, और इसको हमें क्या बोलना चाहिए सेकंड ग्रुप के बजाय, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। इन्होंने क्या ऑक्यूपाई किया बेटा, सिमिलर पीक पोजीशंस इन्होंने ऑक्यूपाई की हैं, ठीक है। ये हो गया लोथर-मेयर्स ग्राफ। सो देखो इन दोनों ने, मतलब इनके लोथर-मेयर की अगर हम बात करें तो लोथर-मेयर ने एक चीज़ बता दी थी कि जो एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो इन्होंने ये बात क्लियर कर दी थी, पीरियोडिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ of the elements are the periodic function of their atomic mass, ठीक है। एलिमेंट्स की जो पीरियोडिक ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेटा मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल।